इस वीडियो में हम बात करेंगे एनेक्सागोरस के बारे में। एनेक्सागोरस का जन्म हुआ था ऑलमोस्ट 500 बीसी में और डेथ हुई थी 428 बीसी में। एनेक्सागोरस वैसे तो क्लेजोमेनाई से थे, जो एक आयोनियन सिटी है, लेकिन बाद में वो एथेंस चले जाते हैं और एथेंस में वो लगभग 30 साल तक रहते हैं और उसके बाद उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है। एथेंस में उन पर यह आरोप था कि वो एथेंस के जो ट्रेडिशनल गॉड्स हैं उनकी वो इंसल्ट कर रहे हैं। एनेक्सागोरस कहते हैं कि ये जो सूरज है ये एक जलता हुआ गर्म पत्थर है और जो चंद्रमा है वो कोई गॉड या डिवाइन चीज़ नहीं है, वो अर्थ का एक टुकड़ा है, अर्थ का एक पार्ट है। एथेंस में सूरज और चंद्रमा को डिवाइन गॉड्स माना जाता था, इसलिए उन पे आरोप था कि वो एथेंस के गॉड्स की इंसल्ट कर रहे हैं और नए गॉड्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस का एक्चुअल रिजल्ट हमें नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि उन्हें जेल भेज दिया गया था। उसके बाद वो वहाँ से बाहर आते हैं और एथेंस को छोड़कर लैम्पस्कस चले जाते हैं। लैम्पस्कस भी एक आयोनियन सिटी है। एनेक्सागोरस ने एक बुक लिखी थी, उसके कुछ पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इसलिए हमें उनकी फ़िलॉसफी के बारे में जानकारी है। लेकिन उनकी फ़िलॉसफी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम या तो हमारी अंडरस्टैंडिंग की वजह से हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी फ़िलॉसफी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है इसको हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने एम्पेडोक्लिस के बारे में बात की थी, एम्पेडोक्लिस को स्टडी किया था। एम्पेडोक्लिस ने ये कहा था कि जो वर्ल्ड है वो 4 एलिमेंट से मिलकर बना है, अर्थ, एयर, फायर और वाटर से, और वो इन एलिमेंट्स को रूट्स कहते थे, और साथ में 2 फोर्सेस हैं, लव एंड स्ट्राइफ के नाम से। और ये जो 2 फोर्सेस हैं ये इन 4 एलिमेंट्स को कंबाइन करती हैं और सेपरेट करती हैं, और कॉम्बिनेशन और सेपरेशन की वजह से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। और ये चारों एलिमेंट्स या रूट्स एटर्नल हैं और अपने आप में चेंजलेस हैं। एम्पेडोक्लिस को सबसे पहले एनेक्सागोरस ने क्रिटिसाइज किया। एनेक्सागोरस कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी में 4 एलिमेंट्स नहीं हैं, अल्टीमेट रियलिटी में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, और इन इनफाइनाइट एलिमेंट्स को वो सीड्स कहते हैं। और वो सभी इनफाइनाइट एलिमेंट्स या सीड्स एक दूसरे से क्वालिटी में पूरी तरह अलग हैं। सभी एलिमेंट्स की शेप, उनका कलर, उनका टेस्ट एक दूसरे से पूरी तरह अलग है, और इन सभी एलिमेंट्स का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर से सभी चीज़ें बनती हैं। ये एक बहुत ही बेसिक ओवरव्यू है उनकी फ़िलॉसफी का। इसका एक्चुअल में क्या मीनिंग है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, और साथ ही ये भी देखेंगे कि वो ऐसा सोच क्यों रहे हैं। आपको याद होगा जब एनेक्सिमेंडर ने थेलीस को क्रिटिसाइज़ किया था। एनेक्सिमेंडर ने ये कहा था कि इस वर्ल्ड में इतनी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं और सबको सिर्फ एक एलिमेंट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, मतलब सबको वाटर में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सेम यही बात एनेक्सागोरस ने भी सोची कि इतनी अलग अलग तरह की चीज़ों को सिर्फ 4 एलिमेंट्स में हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक एलिमेंट से सब कुछ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है तो 4 एलिमेंट से भी पॉसिबल नहीं है। एनेक्सागोरस कहते हैं कि हाउ कैन हेयर कम फ्रॉम व्हाट इज़ नॉट हेयर और फ्लैश फ्रॉम व्हाट इज़ नॉट फ्लैश। यहाँ वो परमानाइडिस की तरह सोच रहे हैं कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है। वाटर, एयर, फायर और अर्थ, ये चारों मिलकर एक टाइगर कैसे बन सकता है। तो परमानाइडिस ने कहा था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं ये एक इल्यूजन है। एनेक्सागोरस भी सेम वे में सोच रहे हैं कि जो हेयर नहीं है उससे हेयर नहीं बन सकता, जो स्किन नहीं है उससे स्किन नहीं बन सकती। इट मीन्स कोई भी एक चीज़ दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती है। ये एनेक्सागोरस की फिलॉसफी में सबसे ज़रूरी पॉइंट है। एनेक्सागोरस चेंज के कंसेप्ट को डिनाई कर देते हैं, जैसे परमानाइडिस ने किया था। चेंज का मीनिंग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से है, जैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे थेलीस कहते हैं कि जो वाटर है वो फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। वो ऐसे चेंज को डिनाई कर रहे हैं जैसे एक वाटर का एलिमेंट एक फायर के एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म होता है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। इट मीन्स वाटर, एयर, फायर और अर्थ, इनको आप किसी भी कॉम्बिनेशन में मिक्स कर लीजिए, एक एनिमल नहीं बन सकता, एक ट्री नहीं बन सकता, ठीक है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो सकता। सिंपल वर्ड्स में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, लेकिन एलिमेंट्स का जो मिक्सचर है, एक मिक्सचर जो है वो दूसरे टाइप के मिक्सचर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एलिमेंट्स सेम रहते हैं, एलिमेंट्स की रीअरेंजमेंट की वजह से, कंबाइन या सेपरेशन की वजह से चीज़ें बदल जाती हैं। तो एनेक्सागोरस ने चेंज को या ट्रांसफॉर्मेशन को डिनाई कर दिया,
लेकिन उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि जो चेंज हम डेली लाइफ में देखते हैं उसे वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे एक गाय घास खाती है, ठीक है, और दूध देती है, तो हम देखते हैं कि जो घास है वो दूध में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस दूध को हम गर्म करते हैं तो उससे घी बन जाता है। तो जो दूध है वो घी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इस तरह का जो चेंज हम डेली लाइफ में देखते हैं उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो 3 प्रीमिसेस देते हैं। फर्स्ट प्रीमिस है कि ये जो कंप्लीट वर्ल्ड है ये एक एटर्नल स्टफ से बना है। ये एक ऐसा स्टफ या मटेरियल है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और फिर सेकंड प्रीमिस में वो ये बताते हैं कि ये स्टफ है कैसा। वो कहते हैं कि जो स्टफ है ये इनफाइनाइट सीड्स का एक कॉम्बिनेशन है। इनफाइनाइट सीड्स का मीनिंग है इनफाइनाइट एलिमेंट्स। हर वो चीज़ जो इस दुनिया में हम देखते हैं, हर वो चीज़ जो इस दुनिया में अवेलेबल है, उन सभी चीज़ों के सभी एलिमेंट्स इस स्टफ के अंदर पहले से हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इन एवरीथिंग देयर इज़ ए पोर्शन ऑफ एवरीथिंग। इट मीन्स हर चीज़ में बाकी सभी चीज़ों के सीड्स अवेलेबल हैं। और थर्ड प्रीमिस है मोशन के बारे में, कि मोशन एग्जिस्ट करता है और ये मोशन इन सीड्स के कॉम्बिनेशन को चेंज करता है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी 1, 2 या 4 एलिमेंट से नहीं बनी है। अल्टीमेट रियलिटी में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं जिन्हें एनेक्सागोरस सीड्स कहते हैं। और अल्टीमेट रियलिटी इनफाइनाइट सीड्स या एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है। और हर एक एलिमेंट जो है वो परमानेंट, इसकी बीइंग की तरह परमानेंट है, चेंजलेस है और इटर्नल है। और इन सभी इन्फिनिट सीड्स का जो मिक्सचर है इससे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। और ये मिक्सचर कुछ ऐसा है कि इसका अगर हम छोटे से छोटा पार्ट भी लेते हैं तो उसमें भी सभी इन्फिनिट सीड्स जो है अवेलेबल होते हैं। जैसे हमने घास से दूध और दूध से घी का एग्जाम्पल लिया था, तो एनेक्सागोरस ये कहते हैं कि जो घास का एलिमेंट है वो दूध के एलिमेंट में चेंज नहीं हो रहा है। वो एक्चुअल में जो घास है उसमें दूध के एलिमेंट पहले से थे, और जो दूध है उसके अंदर जो घी के एलिमेंट्स हैं वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। अगर सभी चीज़ों में सभी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं तो सभी चीज़ें अलग अलग क्यों दिखाई देती हैं? एनेक्सागोरस कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन की वजह से होता है। जो मिक्सचर है उसके प्रोपोर्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब जैसे घास है, घास के अंदर इन्फिनिट सीड्स अवेलेबल हैं, हर चीज़ के सीड्स उसके अंदर हैं, लेकिन घास में घास के एलिमेंट सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए वो हमारी आंखों को घास के जैसी नज़र आती है। और दूध में दूध के एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कम होते हैं, इसलिए वो हमें दूध के जैसा नज़र आता है। और पता नहीं आइडिया उनके माइंड में कैसे आया होगा, लेकिन हो सकता है उन्होंने माइनिंग का काम देखा हो। आपने गोल्ड माइंस का काम देखा होगा। जैसे गोल्ड माइंस होती हैं उसमें ज़मीन के नीचे से पत्थर निकाले जाते हैं जो देखने में पत्थर के जैसे होते हैं, लेकिन जब उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से गोल्ड बाहर आता है। ठीक है, तो जो मिक्सचर है उसमें जब स्टोन एलिमेंट ज़्यादा होंगे तो वो स्टोन के जैसा नज़र आएगा, और जब उसमें जो गोल्ड है उसके अंदर गोल्ड के एलिमेंट ज़्यादा होते हैं तो वो गोल्ड के जैसा नज़र आता है। तो जिस चीज़ के एलिमेंट ज़्यादा होते हैं वो वैसा ही दिखाई देता है। और किसी एक माइन में से ऐसे पत्थर भी निकाले जा सकते हैं जिसमें अलग अलग तरह के मेटल्स होते हैं, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर या इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं एक ही पत्थर में से आप देख सकते हो। न्यूट्रिशनल साइंस के अंदर भी ऐसा कंसेप्ट आता है। जैसे जो एप्पल है उसमें पानी भी है, उसमें फाइबर भी है, उसमें मिनरल भी है, उसमें कैल्शियम, विटामिन, जिंक, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम ये नहीं कहते कि जो एप्पल है वो कैल्शियम में चेंज हो गया, ये एप्पल आयरन में चेंज हो गया। हम ये कहते हैं कि जो एप्पल है उसमें आयरन और कैल्शियम, ये जो भी चीज़ें हैं वो सब पहले से उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ये जो भी चीज़ें उसके अंदर पहले से एग्जिस्ट करती हैं उसके अंदर पहले से होती हैं। एनेक्सागोरस भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका क्लेम जो है वो कुछ ज़्यादा ही हाईफाई है। वो कहते हैं कि हर चीज़ में हर दूसरी चीज़ के सीड्स अवेलेबल हैं, एवरीथिंग इज़ इन एवरीथिंग। ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है। तो इस तरह एनेक्सागोरस एम्पेडोक्लिस के 4 एलिमेंट्स को डिनाई कर देते हैं, और वो कहते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो इनफाइनाइट सीड्स से मिलकर बनी है, और ये इनफाइनाइट सीड्स एटर्नल हैं और एक दूसरे से क्वालिटी में पूरी तरह अलग हैं। आपको याद होगा एम्पेडोक्लिस के बारे में उन्होंने लव और स्ट्राइफ की बात की थी, लव एंड हेट की बात की थी। ये 2 फोर्सेस जो हैं ये 4 एलिमेंट्स को मूव करती हैं, उनको कंबाइन और सेपरेट करती हैं।
ठीक उसी तरह एनेक्सागोरस भी अपनी फिलॉसफी में नोवस की बात करते हैं। नोवस को माइंड कह सकते हैं, इंटेलेक्ट या रीजन कहा जा सकता है। ये नोवस या माइंड सभी सीड्स के बीच में एक ऑर्डर मेंटेन करता है और उन्हें मूव करता है। नोवस के लिए एनेक्सागोरस कहते हैं कि ये थिनेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स है, और वो ये भी कहते हैं कि ये नोज ऑल थिंग्स, मतलब ये सब कुछ जानता है और ये प्योर है और अनमिक्स्ड है। एनेक्सागोरस ये भी कहते हैं कि जो नोवस है वो सभी लिविंग बींग्स में होता है और नॉन लिविंग बींग्स में नोवस नहीं होता। लिविंग बींग्स में जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनमें ये नोवस होता है और ये नोवस उनको अंदर से डायरेक्शन या ऑर्डर प्रोवाइड करता है। और नॉन लिविंग बींग्स में ये नोवस नहीं होता, लेकिन ये नोवस उनको बाहर से कंट्रोल करता है। और वो ये भी कहते हैं कि जो सभी लिविंग बींग्स हैं उन सब में ये नोवस एक जैसा होता है। जैसे एक ट्री है, एक बटरफ्लाई है, एक ह्यूमन बींग है, उन सब में ये नोवस सेम होता है। लेकिन फिजिकल बॉडी के डिफरेंस की वजह से उस नोवस की जो एबिलिटी है वो चेंज हो जाती है। जैसे आप में और एक ट्री में सेम नोवस है, लेकिन आप ट्री से ज़्यादा स्मार्ट हैं क्योंकि आपकी बॉडी ट्री से डिफरेंट है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे इस लैपटॉप में और इस फैन के अंदर सेम इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ये जो लैपटॉप है ये मैथमेटिक्स और लॉजिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये जो फैन है ये सिर्फ हवा दे सकता है। इलेक्ट्रिसिटी दोनों में सेम है, लेकिन फिजिकल बॉडी में जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये नोवस अलग अलग तरह से काम कर रहा है। और एनेक्सागोरस शायद पहले ऐसे फिलोसफर हैं जो लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको सिग्निफाई कर रहे हैं, उस डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इस नोवस को लेकर दो कन्फ्यूजन्स हैं। पहली कन्फ्यूजन ये है कि ये जो नोवस है ये मटेरियल है या फिर इमेटीरियल है। ये कोई मटेरियल चीज़ है जैसे आयरन या गोल्ड की तरह, या कोई प्रोसेस या फोर्स है। एनेक्सागोरस का ये जो नोवस है ये एक फोर्स या प्रोसेस की तरह काम करता है, एक ऐसी फोर्स जो एक रैशनल वे में सीड्स या एलिमेंट्स को मूव करती है। लेकिन जब वो इसको एक्सप्लेन करते हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर तो ऐसा लगता है कि वो इसको किसी मटेरियल चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर काफ़ी डिस्प्यूट है, कोई क्लैरिटी नहीं है। और दूसरी कन्फ्यूजन ये है इंटेलिजेंस की। ये जो नोवस है ये जो सीड्स को मूव करता है, ये रैंडमली उन सीड्स को मूव करता है या इसके पीछे कोई पर्पस है। अब जैसे मान लीजिए इस खिड़की से हवा अंदर आती है, बहुत तेज़ हवा अंदर आती है और यहाँ पर रखे पेपर्स को मूव करती है। ये हवा जो है इन पेपर्स को रैंडमली मूव करेगी बिना किसी पर्पस के। लेकिन मैं अगर इन पेपर्स को मूव करता हूँ तो एक पर्पस से मूव करूँगा कि मुझे ये पेपर एक स्पेसिफिक वे में अरेंज करने हैं। ठीक है, हवा भी फोर्स का यूज़ कर रही है पेपर्स को मूव करने के लिए, मैं भी फोर्स का यूज़ कर रहा हूँ पेपर्स को मूव करने के लिए, लेकिन हवा रैंडमली मूव कर रही है और मेरे पास एक पर्पस है। तो एनेक्सागोरस का ये जो नोवस है ये सीड्स को रैंडमली मूव कर रहा है या किसी स्पेशल पर्पस से मूव कर रहा है। उनकी राइटिंग्स में ये दोनों ही बातें नज़र आती हैं, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं बन पाती। और ये पॉइंट क्यों ज़रूरी है ये आपको एरिस्टोटल की फिलॉसफी में समझ आ जाएगा। एनेक्सागोरस और एम्पेडोक्लिस दोनों ये मानते हैं कि अल्टीमेट मैटर इनडिस्ट्रक्टिबल है, और एनेक्सागोरस एम्पेडोक्लिस के चारों एलिमेंट्स को डिनाई कर देते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो चारों एलिमेंट्स हैं ये इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं हो सकते। और साथ ही वो हमें एक डेफिनेशन देते हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई एलिमेंट अल्टीमेट और इनडिस्ट्रक्टिबल है या नहीं है। ठीक है, या फिर अल्टीमेट और इनडिस्ट्रक्टिबल एलिमेंट किस तरह के होंगे। एनेक्सागोरस कहते हैं कि जो अल्टीमेट एलिमेंट है वो ऐसा एलिमेंट होगा जिसको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो उसके होल कॉम्बिनेशन की क्वालिटी के साथ सेम होगी। पार्ट्स में डिवाइड करने से क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे मैटर को हम अल्टीमेट और इनडिस्ट्रक्टिबल एलिमेंट कह सकते हैं। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गोल्ड का बड़ा सा ब्लॉक है, आप उस ब्लॉक को पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। कितने भी छोटे से छोटे पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी क्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। छोटे से छोटे पार्ट्स की जो क्वालिटी है वो भी गोल्ड के बड़े ब्लॉक के जैसी होगी। इजी वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड का जो पार्ट है वो भी गोल्ड ही होगा। एक ब्लॉक को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास 2 ब्लॉक्स हो जाएंगे, आप उसको फिर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास गोल्ड के 4 ब्लॉक्स हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बड़ी सी कैट है
और आप उस कैट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैट को दो पार्ट्स में डिवाइड करने से आपके पास दो छोटी कैट्स नहीं आ जाएंगी। या फिर ये लैपटॉप है, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, तो इसके जो पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी सेम इस लैपटॉप के जैसी नहीं होगी। इस लैपटॉप पे जो काम किया जा सकता है वो इसके छोटे पार्ट्स पर, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद छोटे पार्ट्स पर नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या होगा कि लैपटॉप की जो क्वालिटी है वो लैपटॉप के जो छोटे पार्ट्स हैं उसके बराबर नहीं होगी, लेकिन गोल्ड की जो क्वालिटी होती है वो गोल्ड के पार्ट्स के बराबर होती है। एरिस्टोटल अल्टीमेट एलिमेंट्स की इस क्वालिटी को एक नाम देते हैं, वो इनको होमोयोमेरस कहते हैं। जिस एलिमेंट को डिवाइड करने से उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता वो एक होमोयोमेरस एलिमेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गोल्ड, प्योर गोल्ड। एरिस्टोटल की फिलॉसफी में ये एक आइडिया कैसे काम करता है ये हम उनकी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एनाक्सागोरस कहते हैं कि जो वर्ल्ड है ये शुरुआत में एक कंप्लीट मिक्सचर था, और इस मिक्सचर में सभी एलिमेंट्स, ये जितने भी सीड्स हैं वो सभी सीड्स अवेलेबल थे। ये मिक्सचर इतना बैलेंस था, इतना यूनिफॉर्म था कि इसमें कोई भी एक सीड या एलिमेंट डोमिनेंट नहीं था, और इसलिए इसकी कोई पर्टिकुलर क्वालिटी नहीं थी। आपको याद होगा कि एनेक्सिमेंडर भी कुछ ऐसी ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस यूनिवर्स का जो सोर्स है वो बाउंडलेस या पैरोन है। एनाक्सागोरस की फिलॉसफी का ये जो प्री मॉड्यूल मिक्सचर है ये भी उस बाउंडलेस के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको नोट करना चाहिए। एनाक्सिमेंडर के केस में आपको याद होगा हमने ये कहा था कि अगर अपैरोन या बाउंडलेस एक पर्टिकुलर स्टफ है तो उसकी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या एक पर्टिकुलर क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि एनाक्सिमेंडर ने अपने अपैरोन या बाउंडलेस को एक अल्टीमेट वन की तरह रिप्रेजेंट किया था। अगर वो अल्टीमेट वन है तो उसकी कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, लेकिन एनाक्सिमेंडर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए थे, और शायद ये प्रॉब्लम एनाक्सागोरस को अच्छे से पता थी। तो वो ये कहते हैं कि ये जो इन्फिनिट सीड्स का जो मिक्सचर है उसमें सभी सीड्स यूनिफॉर्म मैनर में हैं, मिक्स्ड हैं। जैसे घास में घास के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और बाकी एलिमेंट्स कम हैं, इसलिए वो हमें घास के जैसी नज़र आती है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें सभी एलिमेंट्स बराबर मात्रा में हों, एक यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन के अंदर हों, कोई भी एक एलिमेंट डोमिनेंट ना हो तो उसकी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। अगर सभी एलिमेंट्स इक्वल प्रोपोर्शन में हैं तो हमारी आइज़ या हमारी जो सेंसेस हैं वो किसी एक एलिमेंट को चूज़ नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह से वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। जो प्रॉब्लम एनाक्सिमेंडर सॉल्व नहीं कर पाए थे वो एनाक्सागोरस अपनी फिलॉसफी में सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसा एक मिक्सचर था, एक कंप्लीट मिक्सचर जिसमें नोवस या माइंड बाहर से एंटर करता है। ठीक है, जैसे एम्पेडोक्लेस के केस में हमने देखा कि लव और स्ट्राइफ जो है बाहर से एंटर करते हैं, वैसे ही ये जो नोवस है ये इस मिक्सचर में बाहर से एंटर करता है, और ये माइंड उस कंप्लीट मिक्सचर को एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है, जिससे मिक्सचर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होते हैं। और जैसे जैसे ये मिक्सचर सेपरेट होना शुरू होता है वैसे वैसे ये स्पेस में फैलता जाता है। लेकिन ये सेपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि जब ये सेपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो सभी एलिमेंट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एनाक्सागोरस की एग्जैक्ट वर्डिंग है, देयर आर मैनी पोर्शंस इन मैनी थिंग्स बट नो थिंग इज ऑल टुगेदर इज सेपरेटेड ऑफ, नॉट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एनीथिंग एल्स। ठीक है, इट मीन्स ये सेपरेशन जो है ये चल रहा है लेकिन अभी भी मिक्स्ड फॉर्म में है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और एनाक्सागोरस की फिलॉसफी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो, या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये है कि वो कहते हैं कि जो मैटर है वो इनफिनिटली डिविजिबल है। इट मीन्स आप मैटर को कितनी भी बार डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कितनी बार डिवाइड कर सकते हो। वो कहते हैं कि स्मॉलर पार्ट हो सकता है लेकिन स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं हो सकता। उनका ये जो कंसेप्ट है ये एटॉमिक थ्योरी के साथ कंपैटिबल नहीं है। एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर का छोटे से छोटा पार्ट जिसको और आगे डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है, उसको एटम कहते हैं, वो एटम होता है। और ये जो एटम है यही अल्टीमेट रियलिटी का बेस होता है। लेकिन अगर हम मैटर को डिवाइड करते ही जाएं और कोई छोटे से छोटा पार्ट आए ही ना, ठीक है, तो एटम कहाँ से आएगा, एटम कैसे एग्जिस्ट करेगा?
आपने जीनो की फिलॉसफी में भी ये कंसेप्ट देखा होगा कि स्पेस और डिस्टेंस जो है उसको हम इन्फिनिटली डिवाइड कर सकते हैं। तो हो सकता है उनके माइंड में ये जो कंसेप्ट है ये जीनो की फिलॉसफी से आया हो। एनेक्सागोरस कहते हैं कि अभी तक ये जो मिक्सचर है इसका कंप्लीट सेपरेशन नहीं हुआ है। इट मीन्स कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो प्योर फॉर्म में अवेलेबल हो। ये बात उनकी दूसरी बात से मैच करती है कि एवरीथिंग इज़ इन एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज़ में सभी सीड्स अवेलेबल हैं और जो सीड्स ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं उसी से हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर हमारे पास गोल्ड है तो एनेक्सागोरस के अकॉर्डिंग इस गोल्ड में गोल्ड के साथ आयरन और कॉपर के सीड्स भी होंगे और बाकी सभी सीड्स भी उसके अंदर मिक्स होंगे। लेकिन इस मिक्सचर में जो गोल्ड के सीड्स की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए हमें ये गोल्ड नज़र आता है। एक सेंस में हम ये कह सकते हैं कि इस मिक्सचर में प्योर गोल्ड के पार्टिकल ज़्यादा हैं और प्योर आयरन और प्योर कॉपर के जो पार्टिकल्स हैं वो कम हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर गोल्ड के प्योर पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं तो एवरीथिंग इज़ इन एवरीथिंग, ये कंसेप्ट कैसे पॉसिबल है? क्योंकि प्योर गोल्ड का क्या मीनिंग हुआ? प्योर गोल्ड का मतलब है इसमें गोल्ड के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम एक पर्टिकुलर गोल्ड पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं इट मीन्स उसमें कुछ और मिक्स नहीं है। ठीक है, और इससे ये बात भी रॉन्ग प्रूव हो जाती है कि अब तक सब कुछ मिक्सचर की फॉर्म में है और अभी तक मतलब कंप्लीट सेपरेशन नहीं हुआ है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दो प्रीमिसेस को एक साथ सोचिए, एक साथ अपने माइंड में रखिए। ठीक है, पहली प्रीमिस ये कि एवरीथिंग इज इन एवरीथिंग और सेकंड प्रीमिस है कि देयर इज प्योर पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड। एवरीथिंग इज इन एवरीथिंग का मीनिंग है कि सब कुछ एक मिक्स फॉर्म में है, कुछ भी प्योर नहीं है। और लेकिन सेकंड जो प्रीमिस है वो क्या कहती है? उसके अकॉर्डिंग जो प्योर पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दोनों प्रीमिसेस एक साथ कैसे ट्रू हो सकती हैं, आप इसके बारे में सोचिए। कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो एनेक्सागोरस ने कही थी। जैसे उनका मानना था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है और वो हवा जो है अर्थ को सपोर्ट करती है। जब हवा में हलचल होती है तो अर्थक्वेक्स आते हैं। आपको याद होगा ऐसे एक और फिलोसोफर थे जिन्होंने सेम ऐसी बात कही थी कि हवा अर्थ को सपोर्ट करती है। अगर आपको उनका नाम याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एनेक्सागोरस ये भी कहते हैं कि जो समुद्र है उसमें जो पानी है वो नदियों से आता है और नदियों का जो पानी है वो बारिश से आता है। बारिश होती है तो नदियों में पानी आता है और नदियों से पानी जो है वो समुद्र में जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इनका जो सही रीज़न है वो बताया था कि ये क्यों होते हैं, क्या रीज़न है। और वो ये भी कहते हैं कि जो चंद्रमा है उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी को, सूरज की जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है। और चंद्रमा के लिए वो कहते हैं कि ये जो चंद्रमा है ये अर्थ के जैसा ही है, ये कोई प्लेन सरफेस नहीं है। चंद्रमा पर भी बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, बहुत पहाड़ियाँ हैं, ऊंची नीची जगह हैं, ऐसा वो इसके बारे में कहते हैं। और उनकी बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें और भी हैं और कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो उनकी कॉस्मोलॉजी को बिग बैंग के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो शुरुआत में सीड्स का एक मिक्सचर था जिसमें नोवस एंटर करता है और एक रोटेशन पैदा करता है जिससे जो मिक्सचर है सेपरेट होना शुरू होता है। अपनी कॉस्मोलॉजी में एनेक्सागोरस कहते हैं कि जो मिक्सचर है ये इन्फिनिटली स्मॉल था, कॉम्पैक्ट था और नोवस की वजह से एक्सपेंड होना शुरू हुआ, क्योंकि जैसे जैसे ये सेपरेट होगा वैसे वैसे ये एक्सपेंड होता रहेगा। और ये कहना कि ये मिक्सचर अभी भी सेपरेट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि हम बिग बैंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो उनकी कॉस्मोलॉजी को बिग बैंग के साथ कंपेयर करते हैं, बिग बैंग की तरह देखते हैं। और एनेक्सागोरस की कॉस्मोलॉजी में मल्टीवर्स का आइडिया भी दिया गया है। वो कहते हैं कि अगर ये जो सेपरेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर हुआ है तो कहीं और भी हुआ होगा। इट मीन्स जैसा वर्ल्ड यहाँ पर बना है वैसा ही वर्ल्ड कहीं और भी बना होगा। तो ऐसे वो मल्टीवर्स का जो आइडिया है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और इस आइडिया को बाद में एक इटालियन फिलोसोफर हैं शायद, वो आगे इसको और एक्सटेंड करते हैं। और एनेक्सागोरस के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट ये है कि वो एथेंस के पहले फिलोसोफर थे। वो आयोनिया से एथेंस गए थे। आपको पता है कि आयोनिया में साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जो थी वो कैसे डेवलप हो रही थी। जैसे हमने थेलीज, एनेक्सिमेंडर और बाकी फिलोसोफर जो थे आयोनियन फिलोसोफर्स थे उनके केस में देखा
कि जो और एनेक्सागोरस जो है इस साइंटिफिक अप्रोच को, आयोनिया की जो साइंटिफिक अप्रोच है उसको आयोनिया से एथेंस लेकर जाते हैं। एथेंस के लोग बहुत ही रिलीजियस थे और अपने ट्रेडिशन पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करते थे, लेकिन एनेक्सागोरस वहाँ गए और वहाँ जाकर उनके बिलीव्स को चैलेंज किया, उनके जो ट्रेडिशनल गॉड्स हैं उनको चैलेंज किया और एक साइंटिफिक और लॉजिकल जो अप्रोच है उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। और आप ये देखेंगे कि एथेंस जो है वो आगे चलकर फिलॉसफी का कितना बड़ा सेंटर बन जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। एनेक्सागोरस की जो थ्योरी है ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स के बारे में, ये कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लगी मुझे। थेली से लेकर अब तक जितने भी फिलोसफर थे वो इस वर्ल्ड को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। वो इस वर्ल्ड में ऐसी कोई यूनिटी सर्च कर रहे थे जिसको ह्यूमन माइंड समझ सके। लेकिन एनेक्सागोरस के अकॉर्डिंग जितने इस वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स हैं उतनी ही तरह के एलिमेंट्स हैं। जैसे घास का एक अलग एलिमेंट है, दूध का एक अलग एलिमेंट है, और गोल्ड, आयरन, स्किन, बोन्स, हेयर, हर चीज़ का एक अलग एलिमेंट है। तो ऐसी थ्योरी से जो प्लूरैलिटी है, जो डाइवर्सिटी है, उसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। और अगर हम नोवस की बात करें तो नोवस एक अच्छा कंसेप्ट है, बेटर कंसेप्ट है। एम्पेडोक्लिस ने 2 प्रिंसिपल्स का यूज़ किया था, लव और स्ट्राइफ का, लव और हेट का, मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन एनेक्सागोरस जो है वो एक ही प्रिंसिपल की बात करते हैं, नोवस की बात करते हैं। सोक्रेटिस और एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो नोवस का जो कंसेप्ट है वो एक फिलर है। एनेक्सागोरस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई प्रॉपर कॉज नहीं दे पा रहे थे, कोई प्रॉपर रीज़न नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस नोवस का यूज़ किया एज ए फिलर। लेकिन ये नोवस जो है आगे चलकर फिलोसफर्स को इन्फ्लुएंस करता है। आगे चलकर आप देखेंगे कि कैसे ये जो नोवस है ये माइंड और मैटर का ड्यूअलिज्म क्रिएट करता है। और ये नोवस हमें ये सोचने के लिए इंस्पायर करता है कि इस वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मैटर के अलावा भी क्या हमें कोई और चीज़ चाहिए। मतलब क्या सिर्फ मैटर से इस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया जा सकता है, या हमें किसी और भी चीज़ की नीड है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है एनेक्सागोरस की फिलॉसफी का। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।